सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ पिछली बार हो गया था। लिखा इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन there are 4 alternative answer of which one or more than one is correct. ठीक है। A candidate will get marks on the questions only if he ticks the correct answer. The candidate decides to tick answer at random if he allowed up to 3 chance to answer all the questions, then find the probability that he will get marks on it. मतलब ये कहा गया कि भाई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें कि 4 अल्टरनेटिव्स हैं और जिनमें से एक या एक से अधिक सही हैं। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ जाकर कि एक भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 सही हो सकते हैं। ठीक है। और एक कैंडिडेट है जो एट रैंडम टिक करता है और जब करेक्ट आंसर देता है तो मार्क्स मिलते हैं। अंडरस्टूड है। उसको 3 चांस दिए गए, मतलब मार्क्स लाने के लिए। हो सकता है पहले चांस में ही वो आंसर सही दे दे, नहीं हो सकता है। तो कहते हैं वो मार्क्स उसको मिल जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ज़रा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज टिकिंग करने का कितना है, मतलब आप पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कि भाई टिक करने का तरीका कितना है, कितने वेज हैं। भाई एक तो तरीका है कि 4 में से एक अल्टरनेटिव सही हो। ठीक है, आपने टिक कर दिया, नंबर मिल गए। एक तरीका होता है 4 में से 2 अल्टरनेटिव सही हो। एक होता 4 में से 3 को आपने टिक किया, एक होता 4 में से 4 को आपने टिक किया। क्यों? ये तरीके हो गए। ठीक है, इस तरीके एक तरीका हो गया, काम खत्म, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती। 4C2 4 × 3/2 × 1। 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं, यानी 4 होती है, 1 होती है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 है, 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 15 है। 15 तरीके से आप उस क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं। नहीं समझे? अब पहला ट्रायल उसने लिया। अगर पहला ट्रायल में उसने, वही हो सकता है पहले ट्रायल में करेक्ट हो जाए, नहीं समझे, तो पहले वो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट ट्रायल, यानी हमने T1 मान लिया है। T1 प्रोबेबिलिटी नहीं, इवेंट। T1 जो इवेंट है टेकिंग द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट ट्रायल, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो एक्चुअली में 15 में से एक ही तो सही होगा ना। एक बार टिक कर रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 जो होगा वो होगा 1/15। क्यों? ये भी हो सकता है कि सेकंड आपने जो, आपको 3 अटेम्प्ट दिए गए ना, पहले अटेम्प्ट में आपने 1/15 कर दिया, आपका आंसर सही हो गया, आपको नंबर मिल गए। ये भी तो हो सकता है कि आप पहले में गड़बड़ हो, पहले में आप सही नहीं दे पाए, सेकंड ट्रायल में आपने करेक्ट किया। क्यों? ये भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकिंग करेक्ट आंसर इन सेकेंड ट्रायल। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकली समझिएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो हो रहा है वो आपके दिमाग में उसका एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला आंसर गलत था एंड दूसरा आंसर सही था, तभी तो निकलेगा T1 भाई आप सेकेंड टाइम टिक क्यों कर रहे हो? पहली बार आपका आंसर गलत हो गया तभी सेकेंड टाइम टिक कर रहे हो, अदरवाइज आपको नंबर मिल गए होते। तो इसका क्या होगा, एंड है ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले का करेक्ट होना दूसरे के करेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इनटू, क्या लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा जल्दी में हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 केवल लिख सकते हो। ठीक है, और चाहो लिख दो व्हेन T1 इज ऑलरेडी हैपेंड। नहीं समझे, ये लिख सकते हो। मतलब आप केवल T2 लिख दो, काम चलेगा।
ठीक है, लेकिन आप ये लिख सकते हो कि T2 व्हेन T1 डैश इज ऑलरेडी हैपेंड। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डैश क्या होगी भाई, T1 का बोले तो पहले अटेम्प्ट में जो आप कर रहे हो ना, पहले अटेम्प्ट में दो तरीके समझिएगा। अगर आपने 1/15 तरीके से, या 1/15 आपकी प्रोबेबिलिटी है सही आंसर देने की, तो 1 - 1/15 बोले तो 14/15 गलत आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है। सही कह रहा हूं मैं? और दूसरी तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर भाई एक ऑप्शन आपका सही है या एक तरीका आपका सही है, कुल तरीके 15 हैं तो 14 तरीके गलत होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब T1 डैश क्या होगा, 14/15। क्यों? अब T2 कैसे होगा? T2 हमें T2/T1 डैश मत सोचिएगा, केवल T1 डैश आपको अपान में इसलिए लिखा गया कि T1 डैश ऑलरेडी हैपेंड। उसके ऑलरेडी हैपेंड से T2 से कोई मतलब नहीं है। T2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ट्रायल में आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यही कर रहे हो ना। तो इसका मतलब 15 में से जो पहले में आपने टिक किया था वो तो गलत ही था। तो बचे कितने क्वेश्चन, 14 बचे ना। तो 14 में से एक सही होगा ना, 1/14 होगा। क्यों सही कहा? 14 कट गया तो सेकेंड ट्रायल में 1/15 हो गया। ये वाला आंसर समझ में आ गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट, ये ध्यान रखिए T1 का 15 है, ये 1/15 है, ये आपका मतलब प्रॉपर्टी हो गई, आपको नंबर मिल गए और जाओ अपने घर। ठीक है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंड ट्रायल में 1/15 है, तो टोटल प्रॉपर्टी हम निकालेंगे जब, तो इनको उठा के ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि भाई सेकेंड ट्रायल का भी आंसर गलत हो, नहीं हो सकता है। तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकिंग करेक्ट आंसर इन थर्ड ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकिंग करेक्ट आंसर इन थर्ड ट्रायल। भैया थर्ड ट्रायल में आप करेक्ट आंसर टिक कर रहे हो क्योंकि 2 ट्रायल में आप गलत कर चुके हो, तभी तो कर रहे हो, अदरवाइज आप करेक्ट आंसर दे के घर चले गए होते। यानी ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डैश हो गया एंड T2 डैश हो गया एंड T3 हो गया। क्यों? समझ में ही बात नहीं आई। ये कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 डैश व्हेन T1 डैश हैपेंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 व्हेन T1 डैश T2 डैश हैपेंड। या तो T1 डैश इंटरसेक्शन T2 डैश लिखो या T1 डैश इंटू T2 डैश लिखो, बात वही है। अब देखो कैसे लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या है, T1 डैश क्या था, T1 डैश कितना था, 14/15 था ना, पहली बार में 14/15 था ना। अब देखो T2 डैश क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, 1 मिनट। आपने पहली बार एक ऑप्शन सही किया था, 14 गलत थी, है ना। और पहला जो ऑप्शन आप कर रहे थे वो मान लिया गलत हो गया, या सेकंड आपने ट्रायल लिया, तो सेकंड ट्रायल में 13 क्वेश्चन, सॉरी 14 ट्रायल थे, 14 ट्रायल थे ना, और 14 ट्रायल में से एक सही था, और यहां तो आप गलत की बात कर रहे हो, तो इसका 13 गलत थे ना। तो क्या मैं इसको 13/14 लिख सकता हूं? क्यों? सेकेंड ट्रायल में 14 क्वेश्चन थे आपके, 14 में से एक सही था, है ना, 1/14 आपने लिखा था। अब अगर एक सही था तो 13 गलत थे, और T2 डैश है गलत होने की प्रोबेबिलिटी, तो 13/14 होगा ना। अब T3 है सही, तो बचे कितने, बचे इसमें कितने, 13 बचे ना, तो 1/13 होगा ना। अगर वो सही है तो 13 में से एक सही है ना, तो 13 कट गया, 14 तो ये भी 1/15 हो गया ना। क्यों? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, तो इन दोनों तीनों को ऐड कर दो उठा करके। आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट विल गेट द मार्क्स, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट विल गेट द मार्क्स, कैंडिडेट विल गेट मार्क्स। तो गेट मार्क्स का मतलब वो सही आंसर दे। तो जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 थी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डैश इंटरसेक्शन T2 हो सकती है,
प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ T1 डैश इंटरसेक्शन T2 डैश इंटरसेक्शन T3 हो सकती है। अब ये आ गया 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 3/15 यानी 1/5 होगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, नोट करिए इसको।